डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ब्रैग स्लेटर इक्वेशन, उसके बाद आयनिक रेडियाई, उसके बाद आयनिक रेडियाई कैलकुलेट कैसे करते हैं, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पोलिंग स्केल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। इन चार सिलेबस में से या इन चार टॉपिक में से आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा पोलिंग स्केल आता है, जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड का जो है एक प्रकार से आयनिक रेडियाई निकालते हैं। पोलिंग स्केल से पहले आपको स्लेटर रूल जो है उसका आना बहुत ही जरूरी है। आपको पिछली वीडियो के अंदर मैं स्लेटर रूल समझा चुका हूं। अगर फिर भी किसी को उसमें डाउट है या फिर अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्लेटर रूल के लिए, आप जो वहां जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन पोलिंग स्केल के अकॉर्डिंग जो आयनिक रेडियाई निकालना है वो आपको केवल तभी समझ में आएगा अगर आपने स्लेटर रूल को पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं बेसिकली ब्रैग स्लेटर रेडियाई होता क्या है। ठीक है, जो ब्रैग स्लेटर रेडियाई है बेसिकली एक प्रकार से इंडिकेटिव होता है कि जब एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो किस एक्सटेंट तक यानी किस हद तक, किस लिमिट तक वो एक दूसरे के ज्यादा से ज्यादा क्लोज आ सकते हैं, वो क्या होता है हमारा ब्रैग स्लेटर रेडियाई। तो क्या लिखेंगे हमें, ब्रैग स्लेटर रेडियाई आर indicative of extent to which the two combining atoms can come closer to each other, क्लियर है। उसको बेसिकली क्या बोला जाता है भाई हमारा ब्रैग स्लेटर रेडियाई। अब ब्रैग स्लेटर रेडियाई पहली बात तो हमने बता दी कि भाई ये बताता है किस हद तक दो कंबाइनिंग एटम जो हैं वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर हम क्या देखेंगे, दीज रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, कि जो ब्रैग स्लेटर रेडियाई हैं वो डिक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। इसको कैसे समझेंगे भाई, अब सीधी सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ेगा यानी सेंटर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को और टाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उससे जो हमारा ब्रैग स्लेटर रेडियाई है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। और क्या अभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, इन दिस इफेक्ट of bonding between the atoms was not taken into consideration। मतलब जो ब्रैग रेडियाई था उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में, मतलब है जब बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं उसको कभी भी इसके अंदर क्या नहीं किया जाता, वे कंसिडर नहीं किया जाता है। क्लियर है। इसके बाद इट रिप्रेजेंट रेडियाई ऑफ इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसके रेडियाई को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर आपका क्या हो जाता है, ब्रैग स्लेटर रेडियाई। इसके बाद क्या जाता है भाई हमारा आयनिक रेडियाई। क्या जाता है, आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी एटम उसके सेंटर से लेकर सबसे आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरा है उसके बीच के डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। लेकिन आयनिक रेडियाई के केस में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है। आयनिक रेडियाई में बेसिकली क्या होता है भाई, हमारे दो तरह के आयन बनते हैं, एक कैटायन और एक एनायन। कैसे बनते हैं भाई, जब भी कोई न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनाएगा, कैटायन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा।
तो यहाँ पे अगर हम एक्सप्लेन करना चाहे क्या लिखेंगे, व्हेन ए न्यूट्रल एटम लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन दे गेट चेंज इनटू आयंस या दे गेट चेंज इनटू चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। आयंस दो तरह के, कैटायन और एनायन। कैटायन क्या हो गए, जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने से फॉर्म होते हैं, और एनायन जो इलेक्ट्रॉन के गेन करने से फॉर्म होते हैं। अब आती है अभी डेफिनेशन किसकी, आयनिक रेडियाई की। अब इसको एक बार पहले ऐसे समझो, सपोज करो भाई आपके पास पोटासियम था, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19, इलेक्ट्रॉन बांटेंगे हम 2 8 8 1 ऐसे। अगर के पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने, तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए इसके पास, 2 8 8। अब 19 जब एटॉमिक नंबर था तो हमें बताता भी 19 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर और 19 क्या थे, प्रोटॉन थे। लेकिन जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या किया, अब इलेक्ट्रॉन लूज किया, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, इलेक्ट्रॉन चेंज होते थे। इलेक्ट्रॉन कितने, 18, और प्रोटॉन अब भी कितने हैं, 19। मतलब जब भी हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं, ना कि नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज होते हैं। तो यहां से हम आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ एन आयन अप टू विच इट हैज एन इन्फ्लुएंस, क्लियर है, इन आयनिक बॉन्ड, कि जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसके न्यूक्लियस का कितना इन्फ्लुएंस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ में, वो क्या बनाता है, हमारा आयनिक रेडियाई बनाता है। क्लियर है। अब इस केस में पहले के कंपैरिजन में साइज क्या होगा, डिक्रीज। क्यों भाई, क्योंकि पहले क्या था, 19 प्रोटॉन थे और 19 ही इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन अब प्रोटॉन अब भी 19 हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 18। यहाँ पे हम 19 लिख लेते हैं, 19 प्रोटॉन थे, 19 प्रोटॉन अब भी है, लेकिन एक तो 19 को 19 होल्ड करें और एक 19 को 18, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो ये और टाइटली इसको अपनी तरफ क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि हम रेडियाई को डिटरमाइन कैसे करते हैं, आयनिक रेडियाई को कैसे डिटरमाइन करते हैं। मैंने पिछले वाले लेक्चर में भी बताया था भाई, इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एक्सरे एनालिसिस का। तो क्या लिखेंगे, आयनिक रेडियाई या सिंपली रेडियाई भी लिख सकते हैं हम, इज डिटरमाइंड बाई एक्सरे एनालिसिस। किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाता है इसको, एक्सरे एनालिसिस के द्वारा, और स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड, या फिर दूसरे मेथड जो इसके अंदर हम यूज करते हैं भाई, अलग अलग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हमारे, जैसे इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपिक हो गया, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो गया, NMR हो गया, उसके द्वारा जो हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है अभी हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, कि हम कैसे डिटरमाइन करते हैं किसी भी एटम तो नहीं बोलूंगा मैं, किसी भी मॉलिक्यूल को लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है, या किसी भी एटम के जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे उसका आयनिक रेडियाई डिटरमाइन करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। अब भाई आयनिक रेडियाई के डिटर्मिनेशन के लिए हमें उसका यूनिट डायमेंशन चाहिए। यूनिट डायमेंशन का मतलब क्या है भाई, मान लिया उसकी जो भाई एक एटम से दूसरे एटम की जो दूरी है, जिसे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम भाई यहाँ पे, यूनिट डायमेंशन आर कैलकुलेटेड बाई एक्सरे एनालिसिस। सबसे पहले किसको कैलकुलेट किया जाता है भाई, उसके जो इस भी एटम का हमें आयनिक रेडियाई निकालना है उसके यूनिट डायमेंशंस को कैलकुलेट किया जाता है, किसके द्वारा, एक्सरे एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। जैसे भी एक एनालिसिस जब किया गया तो जब सोडियम आयन की बात की जाए, ठीक है, तो जो आयनिक रेडियाई मिला भाई, आयनिक रेडियाई था जो Na पॉजिटिव का, वो पाएगा भाई 0.95, और जो आयनिक रेडियाई था भाई Cl नेगेटिव वो कितना पाया, 1.18 एंगस्ट्रॉन में लिखेंगे। अब ये एक दूसरे के साथ NaCl कंबाइन होंगे, तो इसका जितना डिस्टेंस है इसका जितना डिस्टेंस है तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्लोज आकर के रुक जाएंगे। मतलब यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, हेंस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ NaCl कैसे निकाल देंगे हम,
इन दोनों को ऐड कर देंगे भाई 0.95 एंगस्ट्रॉन प्लस 1.81 एंगस्ट्रॉन, तो कितना हो गया भाई हमारा 2.76 एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम भाई उसका जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो है NaCl के बीच में उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है भाई आपका पोलिंग मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक रेडियाई, कि अगर हमें किसी का आयनिक रेडियाई निकालना हो तो उसके लिए कौन सा मेथड का यूज किया जाता है, पोलिंग मेथड का। जैसे आपको ये जो सारे डायमेंशन है ये ना दिए गए हों, आपको केवल ये बता दिया जाए कि भाई दो एटम है ऐसे ऐसे, उनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये है, तो बताइए उसका जो आयनिक रेडियाई है वो कितना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए आपको सेलेक्टर रूल का याद होना बहुत जरूरी है। दूसरी कंडीशन भाई, पोलिंग मेथड हम केवल किसके लिए लगाते हैं भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के लिए। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसके पास क्या हो भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो भाई, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं एक कॉमन एग्जांपल ले लेता हूं, मान लिया KCl लिख लिया भाई मैंने, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव क्या होगा भाई 18 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, अभी समझा था हमने। Cl नेगेटिव, क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसके पास भी कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिकली क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। इसके बेस पर MDU, KUK, DU, PU, GJU, चाहे आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है भाई इस टाइप के ऊपर। इससे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर ले, मैं आपको सेलेक्टर रूल के लिए जो हमने सीक्वेंस लिखा था वो मैं लिख लेता हूँ। 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, फिर 4s2 4p6 फिर 4d10। इस प्रकार से जो हम इसको आगे, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हम इसको ऐसे यूज करते हुए चलते हैं। क्या था सेलेक्ट रूल भाई, कि सबसे आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरा गया जिसके लिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है, उस एक इलेक्ट्रॉन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, और फिर जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उस हिसाब से हम उसको जो है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे जो चार्ज वो कंट्रीब्यूट करेंगे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कौन कितना चार्ज जो है कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, पहले हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई, क्या लिखेंगे, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज या आयन, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस द रेडियाई ऑफ एन आयन, इसको मैं डिनोट कर लेता हूँ स्मॉल r से, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वो क्या होगा भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऑफ ए आयन। अब ये बात समझनी बहुत जरूरी है भाई, इसने क्या बोला है कि अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है तो उसका जो रेडियाई है वो हमेशा इनवर्सली होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। मतलब किसी एटम के अंदर, किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही कम क्या होता जाएगा, उसका आयनिक रेडियाई कम होता जाएगा। क्लियर है। तो इसको मैं कैसे मैथमेटिकली अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, दैट इज R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव, जहां पर Z इफेक्टिव क्या है हमारा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन यहां पर एक बात आ गई, Z इफेक्टिव निकलता कैसे भी, मैंने पहले भी बताया Z इफेक्टिव किसके बराबर होता है, Z माइनस S। Z क्या होगा हमारा न्यूक्लियर चार्ज, और S होगा भाई उसके लिए स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोल लो, या इसको शील्डिंग कांस्टेंट बोल लो, ये इसमें से क्या कर देंगे, हमें माइनस कर देंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा भाई हमारा Z इफेक्टिव आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/Z इफेक्टिव की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, Z माइनस S। तो मैं क्या लिखूंगा भाई, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Z माइनस S। अब डायरेक्टली का साइन हटाने के लिए भाई मैं कांस्टेंट का यूज इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो R इज इक्वल टू C अपॉन Z माइनस S, जहाँ पर C क्या भाई हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्या भाई C हमारा कांस्टेंट ऑफ ए प्रोपोर्शनैलिटी।
जेड क्या है भाई हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एस क्या है भाई हमारा हम पहले लिख चुके हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है भाई कि जो आर है वो किसके बराबर होगा, सी अपॉन जेड माइनस एस। क्लियर है। अब इसके बेस पर जो हर साल न्यूमेरिकल पूछा जाता है भाई ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वो एक न्यूमेरिकल जो है हम कर लेते हैं। क्लियर है। केवल इस फार्मूला को रख लेते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा फार्मूला यूज होना है उसके अंदर, बाकी को जो है मैं इरेज कर देता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। कंडीशन तो मैंने बता ही दिया भाई, किसके लिए एप्लीकेबल होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो क्या लिखेंगे भाई, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्वेश्चन अभी हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इन KCl इज 3.14 एंगस्ट्रॉम। अब दोबारा देखो भाई, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कैसी स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो पहला तो यही है, पोलिंग मेथड हमें कहाँ पे अप्लाई करना है, आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज के लिए। क्या बोला इसने, कैलकुलेट आयनिक रेडियाई ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। क्या निकालना अभी आपको, आयनिक रेडियाई निकालना है K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के लिए यूजिंग पोलिंग मेथड। इसने साफ बोल दिया भाई, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको किसका यूज करना है भाई, पोलिंग मेथड का यूज करना है। ठीक है। तो अब लिखते हैं इसका आंसर क्या है। अब ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया भाई कि जो बोथ स्पीसीज हैं वो क्या हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, दोनों की दोनों स्पीसीज क्या भाई हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो सबसे पहले अब जेड फार्मूला क्या है अभी हमारा, आर इज इक्वल टू सी अपॉन जेड माइनस एस, यानी सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या निकालना पड़ेगा भाई, जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कैसे निकलेगा, जेड माइनस एस। जेड का तो हमें पता चल गया भाई, जेड हो गया उसका न्यूक्लियर चार्ज। पोटासियम के केस में एटॉमिक नंबर 19, न्यूक्लियर चार्ज 19। Cl के केस में एटॉमिक नंबर 17, तो न्यूक्लियर चार्ज 17। डिफिकल्टी हमारी किस में आएगी, स्क्रीनिंग कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले तो हमें पता चल गया भाई दोनों के पास 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखेंगे, फर्स्टली वी विल कैलकुलेट एस बाई सेलेक्टर्स रूल। इसका इस्तेमाल करते हुए निकालेंगे अभी उसका सेलेक्टर रूल का इस्तेमाल। क्या था सेलेक्टर रूल, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, फिर उसके बाद 3d10, फिर 4s2 4p6, इस प्रकार से फिर 4d10 और 4f। तो ये सेलेक्ट रूल में आ जाएगा। यहाँ पर भाई जैसे कि पोटासियम में 18 इलेक्ट्रॉन है, हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये हमारी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ तक मैंने इसको लिख लिया है। क्लियर है। अब सेलेक्टर रूल क्या कहता है भाई कि सबसे आउटर में जितने इलेक्ट्रॉन है उनमें से जिसके लिए हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसके लिए हमने चार्ज 0 मानना है, उसको अनइफेक्टिव मानना है। तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से कंट्रीब्यूट कितने करेंगे, 7। तो क्या रूल था भाई, सबसे आउटर वाला जो हो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35। फिर जो n-1 होगा, n क्या है यहाँ पे 3 में से 2 यानी 2s और 2p, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 0.185। और फिर कोई भी जो अंदर बच जाएगा सबके लिए कितना हुआ, 1.00। क्लियर है। तो हम s कैलकुलेट करेंगे। बुक में अंदर से शुरुआत करते हैं, मैं बाहर से शुरुआत करूंगा भाई। s के 2 और p के 6 और 2 8, एक जिसका कैलकुलेट करना उसको कंसीडर करना नहीं है। तो कितने बच गए हमारे, 7। तो क्या करूंगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 0.35 प्लस। क्लियर है। फिर अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 8 मल्टीप्लाई बाई कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 0.85 प्लस। फिर अंदर की तरफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितने हो गए भाई हमारा। इसको हम सोल्व आउट कर लेंगे। सोल्व करने पर अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आएगी 11.25 आएगी। क्लियर है। अब मैं जेड इफेक्टिव निकाल लूंगा भाई के पॉजिटिव के लिए। तो के पॉजिटिव क्या है भाई, जेड माइनस एस। जेड कितना होता है पोटासियम के लिए, 19 माइनस एस, इसके लिए कितना आ गया भाई हमारा 11.25।
इसी प्रकार से जेड इफेक्टिव निकाल लेंगे भाई Cl नेगेटिव के लिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना भाई 17 माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट हमारा कितना 11.25, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी लगभग 7.75 और इसकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 6.75 के अप्रोक्स आ जाती होगी। ठीक है 6 नहीं भाई 5, कितनी आ जाएगी 5.75। अब हमारे पास जेड इफेक्टिव आ चुका है दोनों का। अब हम क्या लिख देंगे, फार्मूला क्या था भाई हमारा, अकॉर्डिंग टू पोलिंग रेडियस ऑफ कैटायन के पॉजिटिव किसके बराबर होगा C/7.5। फिर इसके बाद वही रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव आयन किसके बराबर होगा C/5.75। अब ये जो सारी वैल्यू थी इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितने के बराबर दिया था भाई उसने 3.14 के बराबर। तो क्या लिखेंगे भाई एज रेडियस ऑफ के पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव किसके बराबर है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के बराबर। और इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना था भाई हमारा 3.14 एंगस्ट्रॉन। तो अब के पॉजिटिव का रेडियस हमारे पास आ गया C/7.75 प्लस Cl नेगेटिव का आ गया हमारे पास C/5.75 इज इक्वल टू किसके बराबर पुट कर लेंगे इसको 3.14 के बराबर पुट कर लेंगे। तो जब सोल्व करेंगे, सोल्व करने पर C की जो वैल्यू कितनी आएगी भाई 10.36, कितनी आएगी भाई 10.36। अब रेडियाई के पॉजिटिव का कितना आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी है 10.36/7.75। Cl के लिए कितना आ जाएगा 10.36/5.75। तो इस प्रकार से इसको सोल्व कर देंगे भाई, इसकी जो वैल्यू आएगी हम उसको निकाल लेंगे 1.34 एंगस्ट्रॉन आ जाएगा और इसके लिए आ जाएगा भाई लगभग हमारा 1. इसमें से माइनस कर लो वैसे भी 1.80 एंगस्ट्रॉन। जब आप इसको सम करके देखोगे तो ये इसके बराबर मिलेगा। क्लियर है? तो ये था भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।